ईटीवी के एक खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। झारखंड में संभावनाएं अपार है, लेकिन फिर भी विकास की गति यहां पर काफी धीमी है। सबसे बड़ा कारण है जमीन का विवाद। यहां पर सीएनटी और एसपीटी जैसे कानून है जहां पर किसानों की हक की बात होती है, खासतौर पर आदिवासी और जो मूलवासी हैं, जो झारखंड में निवास करते हैं, उनके जमीन पर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं होगी। इस बात को लेकर कि इनके जो हक हैं, जो इनका मालिकाना हक है, इससे कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर सीएनटी और एसपीटी का प्रावधान किए गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय की गति आगे बढ़ी, अब सरकार की मजबूरी है कि यहां पर विकास की गंगा बहाई जाए, लेकिन वो भी किसान के सहमति की बात। अब सबसे बड़ा पेच ये है कि इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, राजनीति काफी तेज, लेकिन सीएनटी और एसपीटी में सरकार बदलाव चाहती है। इसको लेकर टीएससी की बैठक हुई। बैठक में कई आदिवासी नेता इसका विरोध कर गए। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सूबे में विकास की गति कब बढ़ेगी, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ अतिथि भी हैं। हम आपको अतिथियों से परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत जी, नमस्कार। विधायक भी हैं लोहरदगा से, और साथ ही भाजपा के उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं, और साथ में हैं कानूनविद अभय मिश्रा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सीएनटी और एसपीटी के प्रावधान झारखंड में क्यों किए गए थे। अभय जी, सबसे पहले कि जो सीएनटी है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, ये दोनों एक्ट क्यों प्रावधान बनाए गए थे, ताकि आदिवासियों के जो हक हैं उसका संरक्षण किस तरह से उनका होगा, उनका हक कैसे बना रहेगा? देखिए तोमर जी, ये बहुत अल्प में अगर बोली जाए जी, तो जब पार्लियामेंट सेटलमेंट जब पहले बार हुआ, परमानेंट सेटलमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई 1793 में, तो उस समय कास्ट जो टैक्स हुआ करता था जमींदार लिया करते थे। जी, 1793 में बंगाल उड़ीसा की जब जमींदारी तीनों साथ में थी, तो उन लोगों ने एक ऐसा परमानेंट सेटलमेंट, एक राइट लिया जो जमींदारों को दिया। वो जमींदारें उससे टैक्स लेना चालू किए। बाद में धीरे धीरे कानून 100 साल आगे गया। 1908 में 1908 में ये जो अल्प में हम लोग कहते हैं सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। अब ये एक्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रावधान है, खुटकट्ठी राइट है, खोरखार है, बहुत सारे प्रावधान है, जमीन बिक्री है। मगर मूल रूप में जो इनका एक अवधारणा, जो एक्ट जो बना 1908 में, उसमें जो लिखा गया, जो जिसकी संविधान आप कहेंगे, जो उसका मूल रूप जो है वो इस प्रकार है: एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट enactment relating to law of landlord जी, and tenant and settlement of rent in the छोटा नाग। इसका मूल रूप से अगर ये जो आप बोलेंगे, जो मूल रूप है वो सिर्फ इतना है, जमींदारी और रैयत से सेटलमेंट, रेंट किस तरह से लिया जाए। इसके बाद इसमें बहुत सारे प्रावधान है। बिल्कुल, लेकिन समय के हिसाब से सीएनटी और एसपीटी, चूंकि तकरीबन 100 वर्ष अब होने को है, अब ये जो प्रावधान थे आदिवासियों का हक संरक्षित हो, ये बिल्कुल उचित है और आदिवासियों के हक जो है वो सुरक्षित रहें। लेकिन जो विकास की बात हो रही है उसमें सीएनटी एसपीटी जो एक्ट हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो अब तक के इसमें जो चीज़ों का उल्लेख है, उसमें आप इनके जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकते। सरकार इसमें थोड़ा बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, ताकि इनका मालिकाना हक भी बना रहे और विकास में ये हकदार भी रहें। तो ये जो प्रोविजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कल टीएससी की बैठक की गई थी, क्या लगता है कि सरकार के जो यहाँ पर फिलहाल जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो एक टीएससी बैठक हुई जहाँ पर एक तरह से संशोधन की जो बात कही जा रही है, उसमें उनकी सहमति भी दिखी, तो क्या ये जो सीएनटी एसपीटी है, अगर इसमें थोड़ा बदलाव लाएं और किसानों के अगर हक हैं उनको भी वहाँ पर बनाए रखें, तो फिर यहाँ पर आपत्ति कहाँ पर है? देखिए तोमर जी, अगर कानूनविद के रूप में अगर मुझसे राय लेंगे जी, तो मैं एक कानूनविद के रूप में सिर्फ यही कहूंगा कि क्या सरकार संशोधन ला सकती है या नहीं ला सकती है। जी, अगर सरकार खुद संविधान के दायरे में संशोधन ला रही है तो वो गैर संवैधानिक है नहीं, संशोधन कर सकती है। जी, दूसरी बात हुई, इसके पूर्व में ऐसा नहीं कि एसपीटी या सीएनटी दोनों में हम लोगों ने बदलाव नहीं किए हैं। जी, अब बात उठती है जहां तक धारा 46 की हो, 49 की हो, जमीन क्रय विक्रय की हो। अब ये कहें, आप कोल के लिए लैंड एक्वायर कर सकते हैं, आप खनिज जहां भी संपदा है वही आदिवासी जमीन, जिसको आप आदिवासी, अरे आदिवासी का शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदि, जो ओरिजिनल मूल रूप से यहाँ रह रहे हैं। आदिवासी की जमीन आप खनिज के लिए, कोल के लिए ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, मगर जब उसी जमीन को आप
उसी आदिवासी को सिर्फ दुकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए अगर सब संशोधन कर रहे हैं, जन सुविधा को लेने के लिए क्या बनेगा? अस्पताल। बिल्कुल। आप अभय जी, झारखंड- अभय जी, आपके जो पूरा जो जिस्ट है उसको हम समझ रहे हैं और दीपक जी और सुखदेव जी इसको समझ रहे हैं। दीपक जी, जब सरकार के पास प्रोविजन है, जमीन को एक्वायर कर सकती है, कोल कंपनियों के लिए या दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए, यहाँ पे पहले भी जमीन का लोग सरकार ने एक्वायर किया है, तो फिर आज इसकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए तोमर जी, ये विकास का दौर है जी। विकास के दौर में आदिवासी और मूलवासी कहीं पीछे न रह जाए जी। और बुनियादी जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जी। ये बुनियादी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को हम तेज़ी से कैसे लेकर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, गांव तक का हम कैसे खड़ा कर पाएँ, ये एक आवश्यक तत्व है। मैं मानता हूँ, देखिए बड़ा ये CNT और SPT एक्ट अंग्रेज के काल का है जी। इसलिए इसको युगानुकूल बनाने के लिए इसमें सरलीकरण, इसमें हम संशोधन शब्द का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं जी। सरलीकरण किसके लिए? यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के लिए जी। इसके पहले भी 1996 में इस एक्ट में परिवर्तन हुआ, जिसको हम 49वें संशोधन के रूप में जानते हैं जी। जिसमें खनन और उद्योग के लिए जमीन लेने का अधिकार सरकार के पास है जी। उस वक्त UPA की सरकार थी और जब सरकार ने किया तो आज जो राजनीति कर रहे हैं और राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं, तो आदिवासियों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि वो अपने राजनीति को चमकाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मेरा इसमें सीधा स्पष्ट विचार है कि इस राज्य में 32,000 किलोमीटर सड़क की, ग्रामीण सड़कों की आवश्यकता है। 38 लाख गाँवों में घरों में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। उसके लिए बिजली उनको आवश्यक तत्व है, आवश्यकताएं हैं इसको पहुंचाने के लिए। और जो शहरों में जो जिस प्रकार की बातें आई हैं कि उनके मालिकाना हक पर कोई आंच आएगा, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके आर्थिक विकास के लिए वो कृषि योग्य जो जमीन है उस जमीन का उपयोग वो व्यवसायिक हित में कर सकते हैं और साथ साथ उनके व्यवसायिक हित करने के साथ साथ उनके जमीन के नेचर में मालिकाना हक में कोई अधिकार में कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बावजूद यहाँ के जो विरोधी दल के नेता है, विपक्ष के नेता है, पता नहीं इनको क्या हो गया है नकारात्मक राजनीति करने का। विपक्ष में सुखदेव भगत जी हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब सब चीज इतना अच्छा है सुखदेव जी, फिर इतना विरोध क्यों? दो चीजें हैं जी। सबसे पहली बात, हमारे दोनों सहयोगी जो हमारे मित्रगण हैं उन्होंने जो बातें रखी है CNT एक्ट में परिवर्तन को जी हमारे मित्र दीपक जी ने कहा विकास के लिए जी, जो बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बात की है, क्या इसके TVNL की बात करें, PTPS की बात करें जहां तक बिजली की बात है, या ग्रिड की बात करें, क्या बिजली के तार या बिजली के पोल वहां नहीं गए? लैंड सरकार एक्वायर कर सकती है। प्रश्न इन चीजों का है। CNT और SPT एक्ट जो बना है जी, वो एक रक्षा कवच है यहाँ के लोगों के लिए, और उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जितने भी विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों से जो लड़ाइयां हुई है, किस उन परिस्थितियों को समझना होगा कि क्यों SPT और CNT एक्ट क्यों बना है जी। प्रश्न यह है कि सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, जो नेचर की बात वो करती है कि 21 में जो क्लॉज 13 जो नेचर चेंज होगा जी और मालिकाना हक होगा। तो मैं आपको बताऊं, काश्तकारी अधिनियम, हमारे अभय जी भी बैठे हुए हैं, टेनेंसी एक्ट केवल एग्रीकल्चर के लिए ही होता है। नेचर चेंज हो जाए जी तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चला जाता है और उसमें टेनेंसी एक्ट लागू नहीं होता है। मालिकाना हक की बात कहां से आ गई है जी? मैं एक बुनियादी चीज मैं बोल रहा हूं। एक दूसरी बात यह है कि जिस विकास की ये बात कर रहे हैं, जैसा अभी एक्वायर करने की बात है, कोल जो हमारे कोल फील्ड में वो कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए, किसी के लिए ले रही है, अधिग्रहण कर रही है, और सरकार एक तरफ विकास की बात करती है और वर्ल्ड में ऐसी कौन सी इकोनॉमी है कि आदिवासियों को उनके जमीन पर लोन नहीं दे रही है, ऋण नहीं दे रही है? वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति वो सरकार से ऋण, बैंक से ऋण लेके करती है। सरकार को पहला ये देखना चाहिए कि उनको हम ऋण मुहैया कैसे कराएं। एक साथ ही साथ ये जो एक्विजिशन की बात है वो अधिग्रहण होता है, और यहां CNT SPT है उस संरक्षण की बात यहां पे कर रही है। जिस 96 में आ रहा हूं, जिस 96 में अमेंडमेंट की उन्होंने बात की है, 1996 में ढीबर कमीशन का रिपोर्ट आया जी, जिस प्रयोजन के लिए सरकार जमीन लेती थी या लोग जमीन लेते, उसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ।
उसके बाद 96 में सरकार ने देखा और उसके बाद रिपोर्ट के बाद देखा, उसके बाद यथावत फिर उसमें खनन और औद्योगिक पीएचई के लिया गया है। मैं एक और बताऊं, वेंकट चलैया जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर थे, अधिवक्ता लॉयर थे, जज थे जी। जब संविधान के 50 साल पूरे हुए तो उनकी भी रिपोर्ट आप उठा के देख लें, सारे लोगों ने समझा इसको संरक्षण की आवश्यकता है और आज भी सरकार की मंशा क्लियर है। तो जो जहां पे हडल है, जहां पे ऑब्स्टिकल है, सरकार उन चीजों को आइडेंटिफाई करे और एक जनरल कंसेंसस बनाए। कोई भी विकास विरोधी नहीं है। आज मैं थोड़ा और एक बात मैं बता रहा हूं, जिस विकास की बात करें, जैसे भी स्कूल की बात करें जी, आज यहाँ पे सीएनटी एक्ट स्पीटिक लागू होने के बाद भी हमारे 32,000 गांव हैं, 50,000 ज्यादा हमारे स्कूल हैं, 20 लाख एकड़ आज भी गैर मजरूआ जमीन सरकार के पास है। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार के वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए कि अभी 20 लाख एकड़ हमारे जमीन पड़े हुए हैं। अभी इशू वो नहीं है, सवाल है कि आदिवासियों को अगर विकास में उनको भी अगर उसमें पार्टनरशिप अगर दिया जा रहा है, उनको भी उनका हिस्सा बनाया जा रहा है, वो भी साथ में चलें, उनका विकास हो, वो संरक्षित रहें, उनके भी जो माली हालत है उसमें सुधार हो, तो इसमें कहाँ आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति मैंने कहा कि आपत्ति नहीं है, पहले ये समझना पड़ेगा उसके नेचर चेंज होने के साथ उसकी स्थिति क्या है। एक दूसरी बात, जो जब सीएनटी एक्ट बना उसमें रेवेन्यू थाना, 3 रेवेन्यू थाना थे, आप उसमें बाइंडिंग्स कर दिए कि यहाँ के लोग वहां नहीं जा सकते हैं। 8.9% जो हमारे ट्राइबल हैं वो हमारे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, 8.9%, 91% वो गाँवों में रहते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि उन गाँवों में, सुदूर क्षेत्र में वो कैसे, कौन सा व्यवसाय करें? उनको तो शहर आना पड़ेगा। तो पहले सरकार को ये देखना चाहिए जो उनके विकास में जो बाधक है उन बाधाओं को पहले दूर करें, उसके बाद इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएं। आदिवासी विकास विरोधी नहीं है। इसमें एक व्यावहारिक पक्ष और भी है जो अभय जी से जाना चाहेंगे। अभय जी, समय के हिसाब से जमीन के जो नेचर है वो बदला है। जैसे कभी अगर आप गोड्डा की बात करें, आप पाकुड़ की बात करें, कभी कोई जमीन बंजर हुआ करता था, समय के बाद परिवार में बहुत सारे सदस्य आए, मजबूरियां थी, वो जमीन बाद में कृषि योग्य हो गया। तो अगर आप उनको कंपनसेट जब करते हैं, अगर इस तरह के हालात होते हैं, तो बंजर भूमि का कुछ और कीमत होता है, जबकि एग्रीकल्चर जमीन का कुछ और कीमत होता है। कुछ जमीनों का ऐसे भी कुछ स्कैम हुए। तो कुल मिलाकर सरकार इसके सर्वे क्यों नहीं कराना चाहती, ताकि जमीन का एक स्टेटस पता चले, उसके बाद इस तरह के जो संशोधन की बात होती है वो हो, और फिर कैसे आदिवासियों को उसमें शामिल करें ताकि उनका भी विकास हो। तो इस तरह के प्रावधान क्यों नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञान है जी, लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड सरकार के पास है और बिना लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड के कुछ भी कार्य सरकार नहीं कर पाएगी। हर चीज़ है। जैसा अभी मैं भगत जी का जवाब देना चाहूँगा कि कहते हैं वो जैसे गांव, सुदूर गांव में बहुत विकास हुआ या वो ज़मीन अगर चला जाएगा तो विकसित ना हो पाए। एक टी सेटलर एक शब्द है जी, करीब 100 साल से हमारे यहाँ के जो बेचारे आदिवासी हैं, आसाम का 20% जनसंख्या आज हमारे यहाँ का है जी। तो मैं एक सिर्फ पूछना चाहता हूँ, क्या ये कानून 1908 से आज तक लगातार है, तो क्या ये आदिवासी का संरक्षण कर पाया? 20% आसाम की जनसंख्या आज संथाल और झारखंड से है। अगर बंगाल में जाके देखे, वो बेचारे मर रहे हैं, उनको खाने का नहीं है, वो यहाँ के मूलवासी हैं। अगर ये अगर संरक्षण करता है, ये हमारा जैसा अभी भगत जी ने कहा कि ये प्रियमश्री लॉ है, ये बचाता है, संरक्षण करता है। 20% पलायन कर गए, गर्मी आती है, गांव में लोग ईंट भट्टे में पंजाब जाते हैं खाना खाने के लिए। तो क्या ये कानून रहते हुए हम संरक्षण कर पाए आदिवासियों? बिल्कुल। सुखदेव जी, आदिवासियों के माली हालत में क्यों सुधार नहीं हुए? मैं आपको बताऊं, जो हमारे अभय जी ने कहा जिन बातों को जी, कानून यहाँ दहेज प्रथा पे भी कानून है, मर्डर के लिए भी कानून है, तो क्या वो रुक गया? क्या तो कानून बनाए, इसलिए जाते सरकार का दायित्व तो बनता है वेलफेयर स्टेट कानून मैंने कहा कानून इसलिए बनाए तो संरक्षण हो। अब कहीं अगर वो कानून का अनुपालन नहीं हुआ तो इसके लिए सरकार दोषी है। कहीं न कहीं उन कमियों को दूर करना और इफेक्टिव बनाना होगा, उस मैकेनिज्म को इफेक्टिव करना होगा। अगर इसका मिसयूज हुआ है तो सरकार उसको आइडेंटिफाई कर, सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो आपके पास एसपीटी और सीएनटी हैं, क्या इससे आदिवासियों के जो माली हालत पहले थे जो आज है, क्या इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है? आप बहुत संरक्षित हैं? नहीं, दो चीजें हैं। मैंने कहा कि जब ऑलरेडी संरक्षण के लिए कानून है, उसके बावजूद उनके माली हालत में सुधार नहीं हुए, सरकार को उनका मूल्यांकन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि वजह क्या, क्यों नहीं, उन कारणों को ढूंढना चाहिए और उन कारणों को ढूंढते हुए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये कहना है। दीपक जी, सरकार जैसे कि सुखदेव जी बता रहे थे कि उसके जो नेचर बदलेंगे तो मालिकाना हक बना नहीं रहेगा। इनका जो संशय है, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इनके संशय में कहीं लगता है कि भ्रम की स्थिति है जी। और भ्रम की स्थिति इसलिए नहीं है कि ये जानते नहीं, ये सब कुछ जानते हैं लेकिन राजनीति करते हैं। और इसलिए राजनीति करने के लिए
आदिवासी और मूलवासी समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे जी। हैं। एक, मलिकाना हक किसी भी हालत में नहीं बदलेगा, सरकार का भी ये मत है, और कुल मिलाकर सरकार इस पर कृत संकल्प है। जी। जब मलिकाना हक नहीं बदलेगा तब इनको संशय होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुखदेव जी, दीपक जी, सुखदेव जी, इन्होंने आपको तरह से आश्वासन दिया है कि सरकार उनके मालिकाना हक में कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है। नेचर जरूर बदलेगा, व्यावसायिक नेचर हो जाएंगे, लेकिन आदिवासियों का हक नहीं मारा जाएगा, इसके लिए सरकार आपको गारंटी दे रही है। मैं हम अपने मित्र को एक चीज समझाना चाहता हूँ। जी। मैंने कहा कि जब नेचर बदलता है तो उसमें टेनेंसी एक्ट लागू नहीं होता है जी। वो फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चला जाता है। मैं आपको बताऊं कि जैसे एसएआर जो एसएआर कोर्ट में जो चीजें चलती है 69 के पहले वाली, जी। उसमें छप्परबंदी एक वर्ड आता है। छप्परबंदी हुआ तो नेचर का चेंज हुआ और लैंड ट्रांसफर हो जाता जी। है। यही मैं कह रहा हूं कि इनको, मुझे नहीं, पूरे इनकी टीम को, सरकार को कोई ना कोई भ्रमित कर रहा है और कोई ना कोई व्यवस्था है इनके सामने, कोई लाचारी है। मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आखिर क्यों इतने उतावले क्यों हैं। और आज भी मैं कह रहा हूं पूरे भारत में ये कानून है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके कानून सभी जगह एक बिल्कुल। है। अच्छा दीपक जी, इसमें क्या आपत्ति है? इससे पहले आप लोग एक तरह से जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके साथ बैठकर बात क्यों नहीं होती है? आप अगर उनसे मिलजुल कर बात करते, पैनल डिस्कशन होते, लोगों के साथ में आप रायशुमारी करने की बात करते, आम जनता के बीच जाते, क्योंकि एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं और चूंकि झारखंड में एसपीटी और सीएनटी एक बड़ा एक्ट है और खासतौर पर जो जमीन है बहुत बड़ा एक इसका मात्रा है। अगर आप वाकई में संशोधन चाहते हैं, नहीं लगता कि सरकार को कि एक आम सहमति बनाने की यहाँ पर जरूरत थी? देखिए, लोकतंत्र में संवाद बहुत बड़ा अस्त्र है जी। अच्छे लोकतंत्र के लिए, और हम लोग हमेशा विपक्ष के साथ ये चाहते रहे हैं कि रचनात्मक विपक्ष बने और रचनात्मक सरकार काम करे जी। लेकिन दुर्भाग्य से लगातार, चाहे वो बड़का गांव का मामला हो, रामगढ़ का मामला हो, चाहे किसी प्रकार के जो मामले, लगातार स्थानीय नीति पर हम लोगों ने इनसे सुझाव मांगा था, लिखित सुझाव मांगा था, लेकिन पता नहीं कोई विपक्ष के लोगों ने लिख कर भी नहीं दिया, ना मौखिक सुझाव दिया। और जब सरकार जब किसी चीज़ को लाती है तो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आदिवासियों के हित के लिए, और आदिवासी समाज भी चाहती है, ये परिवर्तन तो नहीं कह सकते सरलीकरण हो, लेकिन कुछ समाज, आदिवासी समाज चाहते, नहीं कुछ राजनीतिक दल के बड़े नेता जिनका निहित स्वार्थ है। और मैं आरोप लगाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इसका कहीं ना कोई अदृश्य शक्ति है जी। उस अदृश्य शक्ति को जनता जानती है। मैं एक चीज सवाल खड़ा करना चाहता हूँ, जब किसी आदिवासी को उसके व्यवसायिक, कृषि योग्य जमीन को व्यवसायिक उपयोग करने के लिए आपत्ति राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, विपक्ष के राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, लेकिन कई संस्थाएं शैक्षणिक उपयोग के लिए जमीन लीज में लेती है और उसका दुरुपयोग व्यवसायिक चीजों में काम में लाती है। अभय जी, संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, जो सुखदेव भगत जी की जो शंका है, क्या आपको लगता है कि इनका शंका जायज है? उनकी जो प्रकृति जैसे चेंज होगा, मालिकाना हक चेंज हो जाएगा? जी धन्यवाद। सुखदेव भगत जी खुद ही कह रहे हैं छप्परबंदी, छप्परबंदी का डेटा जब सरकार के पास है तभी उस पर केस होता है। जब गैर मजरूआ जमीन का डेटा सरकार के पास है, कृषि योग्य भूमि का डेटा सरकार के पास से है, तभी तो इसका सरलीकरण या संविधान संशोधन या किसी प्रकार की बातें हम लोग करते हैं। भाई हमारे पास डेटा है, मगर अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब 108 सालों में सीएनटी एक्ट ने किसी भी प्रकार का, क्या इसका दुरुपयोग, जमीन का ट्रांसफर हम 108 सालों को इस कानून के तहत हम लोग रोक पाए? जब इसका दुरुपयोग होता ही आ रहा है तो सरकार अगर संशोधन कर दुरुपयोग रोकना चाह रही है तो उसमें क्या बुराई है? हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सीएनटी और एसपीटी में इतने पेच हैं कि इसको फिलहाल बहुत कम समय में से सलटाया नहीं जा सकता। हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगले अंक में आएंगे तो पूरे डिस्कशन के ऊपर फिर से लाएंगे और सीएनटी एसपीटी को समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना, जब अगली बार मिलेंगे तो एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक लीजिए हमें आगे। नमस्कार।